Hello guys, welcome back to my channel. Now today we will study schizophrenia spectrum and related disorder. ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे स्कीजोफ्रेनिया के बारे में। देखिए, हम लोग ट्राई करेंगे कि जितना कम से कम लिखें, ज़्यादा समझें। अगर आप यहाँ पे ज़्यादा समझ जाओगे, 60% 70% अगर आप समझ जाते हो तो काम हो गया। लिखने का हम लोग कम कोशिश करेंगे, समझने का ज़्यादा। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ेंगे स्कीजोफ्रेनिया एंड रिलेटेड डिसऑर्डर। एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था एमिल क्रिप्सन। इन्होंने साइकोटिक डिसऑर्डर को दो टर्म में डिवाइड किया अकॉर्डिंग टू इलनेस। अकॉर्डिंग टू कोर्स ऑफ इलनेस इन्होंने दो पार्ट में डिवाइड किया। पहला कंटिन्यूअस इलनेस, दूसरा उन्होंने डिवाइड किया एपिसोडिक इलनेस। ठीक है, अब कंटिन्यूअस इलनेस का दो चार पॉइंट हमको याद रखना है। एक, रिमेन इल फॉर रेस्ट ऑफ लाइफ, मतलब जिंदगी भर वो बीमार ही रहे। ग्रेजुअल एंड प्रोग्रेसिव कॉग्निटिव डिक्लाइन, जो कॉग्निशन, जैसे कॉग्निशन डिफेक्ट एक डिजीज आप लोग सुनिएगा जिसमें मेंटल स्टेबिलिटी जिसको कह सकते हैं, तो वो ग्रेजुअल होगा एंड प्रोग्रेसिव होगा। वो धीरे धीरे वो खराब ही होगा, उसका स्थिति खराब ही हो जाएगा, वो कभी ठीक नहीं होने वाला है। ठीक है, ग्रेजुअल एंड प्रोग्रेसिव कॉग्निटिव डिक्लाइन। नेक्स्ट है क्रोनिक एंड डिटेरियोरेटिंग, मतलब क्रॉनिक का मतलब तो आप जानते होगा जो बहुत दिन से चलता आ रहा हो। ठीक है, तो क्रॉनिक होगा एंड डिटेरियोरेटिंग होगा, मतलब डिटेरियोरेटिंग मतलब कैटास्ट्रोफिक, बहुत ज़्यादा खराब। डिटेरियोरेटिंग मतलब क्या होता है, बहुत ज़्यादा खराब, सीवियर। तो ये सिम्टम्स अगर हमें किसी पेशेंट में मिलता है तो उसका डायग्नोसिस हम लोग क्या करेंगे, या फिर यूँ कह सकते हैं कि ये जो डिमेंशिया है, डिमेंशिया प्रिकॉक्स, इस पेशेंट में हमें ये सारी चीज़ मिलेगा, डिमेंशिया प्रिकॉक्स में। लेकिन ये अर्ली फेज में जो ये सिम्टम्स अब है, ये तीनों जो सिम्टम्स सारे मैंने अभी लिखवाए आपको, वो डिमेंशिया प्रिकॉक्स का अर्ली सिम्टम्स है, और यही डिमेंशिया प्रिकॉक्स लेटर इन लाइफ स्कीजोफ्रेनिया में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, स्कीजोफ्रेनिया याद रखिएगा। रिमेन इल फॉर रेस्ट ऑफ लाइफ, ग्रेजुअल एंड प्रोग्रेसिव कॉग्निटिव डिक्लाइन, क्रॉनिक एंड डिटेरियोरेटिंग। ठीक है, ये तीन चीज़ आपको याद रखना है। दैट इज डिमेंशिया प्रिकॉक्स इन अर्ली फेज एंड लेटर इन लाइफ स्कीजोफ्रेनिया। नेक्स्ट है हमारा एपिसोडिक इलनेस, जस्ट उसका अपोजिट, कंटिन्यूअस इलनेस का अपोजिट। फर्स्ट, रिकवर आफ्टर इलनेस, मतलब इनको दिक्कत होती है, प्रॉब्लम होती है, बीमार पड़ते हैं लेकिन ठीक हो जाते हैं। नो कॉग्निटिव डिक्लाइन, इसमें कॉग्निशन वाला कोई इफेक्ट नहीं है। ठीक है, नो कॉग्निटिव डिक्लाइन, मेंटल स्टेबिलिटी इनका ठीक है। एपिसोडिक, उसमें क्या था, क्रॉनिक एंड डिटेरियोरेटिंग था, इसमें एपिसोडिक कभी कभी आएगा, रेगुलर नहीं आएगा, क्रॉनिक नहीं होगा, एक्यूट टाइप का होगा, एक्यूट में भी बहुत सीवियर नहीं होगा। ठीक है, तो इसके डायग्नोसिस हम लोग क्या करेंगे, मतलब इसका डायग्नोसिस क्या होगा, अर्ली इन लाइफ इसका डायग्नोसिस होगा मेनिक डिप्रेसिव साइकोसिस एंड लेटर इन लाइफ बाइपोलर डिसऑर्डर। ठीक है, उसमें लेटर इन लाइफ स्कीजोफ्रेनिया, इसमें बाइपोलर डिसऑर्डर। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे एक और साइकेट्रिस्ट थे जिनका नाम था यूजीन ब्लेलर। ठीक है, यूजीन ब्लेलर। स्पेलिंग अगर आपको समझ में ना आए तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, या फिर आप गूगल कर सकते हो, ये तो छोटी बात है। ठीक है, यूजीन ब्लेलर। यूजीन ब्लेलर का क्या रोल है साइकेट्री में, इन्होंने स्कीजोफ्रेनिया वर्ड दिया है। ठीक है, जो स्कीजोफ्रेनिया वर्ड है वो यूजीन ब्लेलर के द्वारा दिया गया है। ठीक है, इन्होंने 4A दिया है कि हम लोग स्कीजोफ्रेनिया के पेशेंट को कैसे डायग्नोज करेंगे, कैसे पहचानेंगे। तो उसका कुछ क्लिनिकल फीचर होना चाहिए, कुछ सिम्टम्स होना चाहिए, साइंस होना चाहिए। ठीक है, तो उन्होंने 4A दिया और बोला कि ये 4A जिस भी पेशेंट में मिलेगा मोस्ट प्रोबेबली वो स्कीजोफ्रेनिया के पेशेंट होंगे। ठीक है, प्रपोज फंडामेंटल सिम्टम्स ऑफ स्कीजोफ्रेनिया 4A's। अब 4A में क्या था, फर्स्ट, ऑटिस्टिक थिंकिंग एंड बिहेवियर। ऑटिस्टिक थिंकिंग एंड बिहेवियर मीन्स डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी, जो हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था, उसमें पढ़ा था ना, डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी,
जिसमें पर्सन को लगने लगता है मैं ही भगवान हूँ, मेरे पास पावर है, मैं ट्रेन को रोक सकता हूँ, ये वाला एग्जाम्पल इसमें फिट नहीं बैठे। एक्चुअली उसको लगता है मेरे से बड़ा कोई है ही नहीं, मैं सबसे बड़ा हूँ, मैं भगवान हूँ, मतलब ग्रैंडियोसिटी मतलब क्या कर सकते हैं, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। मतलब जैसे आपको एग्जांपल और अगर मैं बताऊँ तो ग्रैंडियोसिटी मतलब क्या, उसको ऐसा लगना जैसे मैं कोई भी मैजिक कर सकता हूँ, मैं सबसे बड़ा हूँ, मेरे से ऊपर कोई नहीं है। तो ये डिलीजन आप इसको अगर डिटेल में समझना चाहते हो तो पहले वाला मेरा वीडियो देखो, उसमें मैंने अच्छे समझाया है, ठीक है। तो डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी, ये फर्स्ट है। सेकंड है हमारा एम्बीवैलेंस। एम्बीवैलेंस उसको बोलते हैं इनएबिलिटी टू डिसाइड, मतलब वो डिसाइड नहीं कर पाता है, पेशेंट डिसाइड नहीं कर पाता है, उसका जो डिसाइड करने का पावर है वो ख़त्म हो गया है, उसे समझ नहीं आता है क्या बोलना है, क्या डिसाइड करना है, डिसीजन मेकिंग का जो कैपेसिटी है वो लॉस है, एम्बीवैलेंस। थर्ड है अफेक्ट डिस्टर्बेंसेस। अफेक्ट एंड मूड हम लोग ने पढ़ा था पिछले चैप्टर में। मूड जो था वो इंटरनल इमोशन था और इंटरनल एक्सप्रेशन, एंड अफेक्ट जो था वो एक्सटर्नल एक्सप्रेशन था, किसका, तो इमोशन का, फीलिंग्स का। तो यहाँ अफेक्ट डिस्टर्बेंसेस, जो उसका एक्सटर्नल एक्सप्रेशन होगा इमोशन का वो डिस्टर्ब हो जाएगा, डिस्टर्बेंस इन इमोशंस। अफेक्ट मतलब एक्सटर्नल, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा एसोसिएशन डिस्टर्बेंस। एसोसिएशन डिस्टर्बेंस हम लोग ने पढ़ा था फॉर्मल थॉट डिसऑर्डर में, ठीक है। तो वो आप फॉर्मल थॉट डिसऑर्डर अगर पिछले चैप्टर में समझ जाओगे तो ये भी समझ जाओगे, फॉर्मल थॉट डिसऑर्डर डिस्टर्बेंस। आपको अगर ये एसोसिएशन डिस्टर्बेंस ना याद रहे तो आप ये याद रखो, फॉर्मल थॉट डिसऑर्डर डिस्टर्बेंस। नेक्स्ट हमारे एक और साइकेट्रिस्ट थे जिनका नाम था कूट स्नीडर। कूट स्नीडर, इन्होंने क्या किया, 11 फर्स्ट रैंक सिम्टम्स इन्होंने दिया स्कीजोफ्रेनिया के पेशेंट को पहचानने के लिए, ठीक है। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि ये पैथोगोनोमिक नहीं है, मतलब ये उसके पैथोलॉजी को डिसाइड नहीं करता है, ठीक है। हो सकता है कि जो ये सिम्टम्स मिले वो स्कीजोफ्रेनिक हो, बट ये पैथोगोनोमिक है या नहीं वो कंफर्म नहीं करेगा, ठीक है। 11 एस्किडेरियन फर्स्ट रैंक सिम्टम्स SFRS। ए है 3 थॉट फेनोमेनन। पहला दिया इन्होंने 3 थॉट फेनोमेनन। थॉट फेनोमेनन में क्या दिया, थॉट इंजर्सन, जो थॉट इंजर्सन का पेशेंट क्या बोलेगा कि कोई मेरे दिमाग में थॉट इंसर्ट कर रहा है, डाल रहा है, कोई अपना थॉट मेरे दिमाग में डाल रहा है, थॉट इंजर्सन। दूसरा थॉट विथड्रॉल, कोई मेरे दिमाग से मेरा थॉट चुरा ले रहा है, दैट इज थॉट विथड्रॉल। नेक्स्ट है थॉट ब्रॉडकास्ट, जैसे पेशेंट बोलेगा कि जो मैं सोचता हूँ वो ब्रॉडकास्ट हो जा रहा है, जैसे पता चल जा रहा है सबको। ब्रॉडकास्ट जैसे टेलीविज़न में होता है ना ब्रॉडकास्ट, ठीक है, कमेंट्री टाइप, रनिंग कमेंट्री टाइप, तो उस तरह का, ठीक है। जो मैं सोचता हूँ वो सबको पता चल जाता है, ब्रॉडकास्ट हो जाता है बाहर, ये हो गया थॉट ब्रॉडकास्ट। नेक्स्ट है B3 मेड फेनोमिनन इन्होंने दिया। पहला मेड वोल्यूशन। मेड वोल्यूशन मतलब समवन इज कंट्रोलिंग द एक्शंस, मतलब मेरा जो एक्शन है वो कोई और कंट्रोल कर रहा है, कोई थर्ड पर्सन ही मेरे एक्शन को कंट्रोल कर रहा है। वो बोल रहा है हाथ उठाओ तो मैं हाथ उठा रहा हूँ, वो बोल रहा है चलो तो मैं चल रहा हूँ, वो बोल रहा है बैठ जाओ तो मैं बैठ जा रहा हूँ, दैट इज मेड वोल्यूशन। नेक्स्ट है मेड अफेक्ट, फिर आ गया अफेक्ट, एक्सटर्नल एक्सप्रेशन ऑफ इमोशन, समवन इज कंट्रोलिंग द इमोशन, और अफेक्ट मतलब एक्सटर्नल इमोशन, जो बाहर से आपको दिख रहा है। नेक्स्ट है मेड इम्पल्स। मेड इम्पल्स मीन्स समवन इज कंट्रोलिंग द इम्पल्स, उसके इम्पल्स को कोई दूसरा कंट्रोल कर रहा है, ठीक है। तो ये हो गया मेड वोल्यूशन, मेड इफेक्ट एंड मेड इम्पल्स। एक वर्ड है हमारा पैसिविटी। पैसिविटी क्या है और इसको कहते हैं, देखिए पैसिविटी में क्या होता है, पैसिविटी में पर्सन बोलेगा, पेशेंट बोलेगा कि जो उसका थॉट है, जो उसका इमोशन है, जो उसका एक्शन है, जो उसका फीलिंग्स है, ये सब कुछ किसी तीसरे पर्सन के द्वारा कंट्रोल किया जा रहा है, ठीक है। अगर मैं इसको डिफाइन करूं तो पेशेंट एक्सपीरियंसेस हिज थॉट्स, इमोशंस, एक्शंस
or sensations, even sensations are controlled or influenced by others. इसी तीसरे पर्सन के द्वारा उसका थॉट भी कंट्रोल किया जा रहा है, इमोशन भी किया जा रहा है, एक्शन भी किया जा रहा है, इवन सेंसेशन भी कंट्रोल किया जा रहा है, ठीक है, दैट इज पैसिविटी। नेक्स्ट है हमारा ऑडिटरी हेलुसिनेशन, सी। ऑडिटरी हेलुसिनेशन में क्या है भाई? फर्स्ट है थर्ड पर्सन और आर्गुइंग। ये मैंने 2-3 वर्ड लिखा है बस आपको समझ में आने के लिए, लेकिन अभी मैं जो बोल रहा हूँ उस पर आप ध्यान दो, इस वर्ड पे नहीं कि मैं क्या बोल रहा हूँ। उसके बाद आप जब ये वर्ड देखोगे तो आपको समझ आ जाएगा। आपको लिखा हुआ तो किताब में भी हर जगह मिल जाएगा, गूगल पे भी मिल जाएगा, बहुत सारे क्लासेस में मिल जाएंगे, आपकी यूनिवर्सिटी में मिल जाएंगे, लेकिन मैं जो बोल रहा हूँ वो इम्पोर्टेंट है, वो आप समझिए, बाकी आपको नोट्स तो मिल ही जाएंगे। थर्ड पर्सन आर्गुइंग, जैसे पेशेंट बोलता है कि कोई तीसरा पर्सन मेरे बारे में बात कर रहा है, ठीक है, कोई तीसरा पर्सन मेरे बारे में बात कर रहा है। जैसे 2 लोग बात कर रहे हैं, कोई भी 2 लोग, तो पेशेंट को लगता है कि ये मेरे बारे में ही बात कर रहे हैं, दैट इज थर्ड पर्सन आर्गुइंग अबाउट मी, ठीक है, ये हो गया थर्ड पर्सन आर्गुइंग। सेकंड है रनिंग कमेंट्री, जो अभी मैंने बताया था थोड़ी देर पहले, तो यहाँ आ गया फिर से रनिंग कमेंट्री। जैसे पेशेंट को लगेगा, पेशेंट एक्सपीरियंस करेगा कि मैं जो सोच रहा हूँ अपने दिमाग में वो एक कमेंट्री के जैसे कहीं पे फ्लैश हो रहा है, ठीक है। जैसे पेशेंट सुबह उठा, खाना खाया, फिर बाहर गया घूमने, टीवी देखा, क्रिकेट खेला, फिर वापस घर आ गया, तो पेशेंट कैसे एक्सप्लेन करेगा? देखिए, पेशेंट बोलेगा कि मुझे ऐसा लगता है कि मैं जो कर रहा हूँ, मैं जो सोच रहा हूँ वो कोई कमेंट्री कर रहा है, जैसे क्रिकेट कमेंट्री की तरह। इन्होंने सुबह उठा, ये सुबह उठ गए हैं, ये खाना खा लिए, अब ये बाहर जाने वाले हैं, अब ये बाहर से आएंगे, अब ये टीवी देखेंगे, अब ये सोएंगे और ये सो गए। तो इस तरह का जो कमेंट्री लाइक एक्सपीरियंस है वो होगा इसमें रनिंग कमेंट्री वाले सेक्शन में, दूसरा, ठीक है। नेक्स्ट है थॉट इको। थॉट इको किसको बोलेंगे? इसका एक और नाम है, थॉट इको का एक और नाम है, थोड़ा भयंकर नाम है, गी डैन कैन लॉट वर्डन वर्डन, ठीक है। हाँ, तो थॉट इको में पेशेंट क्या बोलेगा कि मैं जो सोच रहा हूँ, ठीक है, वो कोई बोल दे रहा है, ठीक है, मेरा थॉट चुरा ले रहा है, मतलब चुरा नहीं ले रहा है, एक्चुअली चुराने वाला तो वो फिर दूसरा है। ये इसमें आप थोड़ा सा डिफरेंस समझिए, कैसे थोड़ा थोड़ा करके डिफरेंस करके ये नया नया वर्ड बनता है, नया नया फेनोमेना बनता है, ये समझिए। थॉट इको में पेशेंट कंप्लेन करेगा वॉइसेस सेइंग थॉट्स अलाउड, जैसे मैं जो सोच रहा हूँ वो कोई बोल दे रहा है, ठीक है, किसी को पता चल जा रहा है कि मैं क्या सोच रहा हूँ। वॉइसेस सेइंग थॉट्स अलाउड, जिसको बोलते हैं हम लोग थॉट इको, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा डिल्यूजनल परसेप्शन, जिसको हम लोग 1 डिग्री डिल्यूजन भी बोलते हैं। प्राइमरी डिल्यूजन, 1 डिग्री डिल्यूजन, डिल्यूजनल परसेप्शन। इसमें क्या होता है भाई? इसमें देखिए, इसमें पेशेंट ऐसा बोलेगा कि पेशेंट बोलेगा या उसका रिलेटिव बोलेगा, ठीक है, उसको एक्सपीरियंस ये होगा। पहले एग्जाम्पल लेते हैं, फिर इसको एक्सप्लेन करेंगे। इसका एग्जाम्पल देखिए, ट्रैफिक लाइट रेड, मार्टिन्स लैंडिंग ऑन अर्थ। पेशेंट बोलेगा कि जब मैं ट्रैफिक लाइट देखता हूँ और जब वो रेड होता है, मतलब पेशेंट तो ऐसा बोलेगा नहीं, पेशेंट एक्सपीरियंस कैसा करेगा वो मैं बता रहा हूँ। आप मान लीजिए उसका रिलेटिव उसको बता रहा है, ठीक है, रिलेटिव डॉक्टर को बता रहा है ओपीडी में कि ये रिएक्ट कैसे करता है। ये रास्ते में जा रहा होता है, ट्रैफिक लाइट जब ही रेड होता है तो वो बोलता है कि देखो ट्रैफिक लाइट रेड हो गया, अब दूसरे ग्रह से मार्टियंस इस पृथ्वी पे लैंड होने वाले हैं। मंगल ग्रह, मार्टियंस मतलब मंगल ग्रह, मंगल ग्रह से एलियन इस धरती पे लैंड होने वाले हैं। मतलब उसका एक्सपीरियंस क्या है कि नॉर्मल चीज़ को देख रहा है और वो इम्पॉसिबल सा चीज़ से उसको जोड़ दे रहा है, लिंक कर दे रहा है, ठीक है। attached to normal perception in an ununderstandable manner in the sense of self reference,
एक नॉर्मल परसेप्शन को, जो ट्रैफिक लाइट नॉर्मल परसेप्शन है उसका, उसको वो लिंक कर दे रहा है एक ऐसे चीज से जो लगभग इम्पॉसिबल है, जो अंडरस्टैंडेबल नहीं है, जो लिंक करने लायक नहीं है। वो कहाँ से वो चीज़ लाया, उसको कैसे लिंक किया उसमें, वो पेशेंट ही जाने। ठीक है, इसके एग्जाम्पल से फिर से समझ लीजिए। ट्रैफिक लाइट जब रेड होता है तो पेशेंट बोलता है कि देखो अब दूसरे ग्रह से, मंगल ग्रह से या फिर बुध ग्रह, कोई भी ग्रह से एलियंस पृथ्वी पे लैंड करने वाले हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा सोमैटिक पैसिविटी। सोमैटिक पैसिविटी में पेशेंट क्या बोलेगा, समवन थ्रोइंग रेडियो वेव्स टू हिम, टिंगलिंग सेंसेशन फीलिंग इन हैंड। पेशेंट का कंप्लेन रहेगा कि मेरे हाथ में ये जो टिंगलिंग सेंसेशन हो रहा है, जो टिंगलिंग सेंसेशन मतलब क्या, जैसे उसको लगेगा कि चींटी चल रहा है, ठीक है, जैसे लगेगा कोई कीड़ा चल रहा है उसके हैंड पे, या इवन बॉडी के किसी भी पार्ट पे, पैर पे भी हो सकता है, बॉडी पे भी हो सकता है। तो बोलेगा ये जो टिंगलिंग सेंसेशन में हो रहा है, ये किसी दूसरे कंट्री से मेरे ऊपर रेडियो वेव फेंका जा रहा है, इसलिए मेरे हैंड में ये टिंगलिंग सेंसेशन हो रहा है। ठीक है, टिंगलिंग सेंसेशन फीलिंग इन हैंड, तो पेशेंट बोलेगा समवन थ्रोइंग रेडियो वेव्स टू हिम। ठीक है, दैट इज सोमैटिक पैसिविटी। नेक्स्ट है हमारा, अब इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे एपिडेमोलॉजी। ठीक है, एटियोलॉजी पढ़ेंगे, इसका एपिडेमोलॉजी। इसका लाइफ टाइम प्रिवेलेंस क्या है स्किज़ोफ्रेनिया का, 1%, ओनली 1%, लेकिन ये भी 1% ज़्यादा है। पॉइंट प्रिवेलेंस मतलब प्रिवेलेंस एट दैट करेंट टाइम 0.5 to 1%, और इसका इंसिडेंस रेट कितना है, 0.15 to 0.25 पर 1000, दैट इज इंसिडेंस रेट। ठीक है, अब इसका प्रिवेलेंस देखते हैं कुछ अलग अलग ग्रुप्स में। एक पेरेंट है, ठीक है, वन पेरेंट मतलब माँ बाप है, माँ बाप में कोई भी एक पेरेंट, या तो माँ या तो उसके पिताजी या मदर या फादर, कोई एक पेशेंट अगर सीजोफ्रेनिया से पीड़ित है तो उसके बच्चे में जो प्रिवेलेंस होगा वो 12% का होगा। अगर दोनों ही पेरेंट्स स्किज़ोफ्रेनिक है तो 40% का प्रिवेलेंस होगा। नॉन ट्विन सिबलिंग है विथ स्किज़ोफ्रेनिया, अगर दो सिबलिंग है जो नॉन ट्विन है लेकिन स्किज़ोफ्रेनिक है तो फिर से 12% का प्रिवेलेंस होगा। ठीक है, जैसे दो भाई बहन है, एक में स्किज़ोफ्रेनिया है, नॉन ट्विन है, तो दूसरे में जो प्रिवेलेंस होगा वो 12% का होगा। नेक्स्ट है डाइजाइगोटिक ट्विन। डाइजाइगोटिक ट्विन में ऑफ पेशेंट विथ स्कीजो, उसमें भी 12% का ही होगा, 12% का, दोनों में 12% का प्रिवेलेंस होगा। ठीक है, नेक्स्ट है मोनोजाइगोटिक ट्विन ऑफ पेशेंट विथ स्कीजो। एक पेशेंट है जो स्कीजोफ्रेनिक है और उसके मोनोजाइगोटिक ट्विन है। देखिए कोई भी डिजीज होता है तो ज़्यादातर मोस्ट ऑफ ऑल मोनोजाइगोटिक में सीवियर होता है, डाइजाइगोटिक में कम सीवियर होता है। ठीक है, ये चीज़ आप याद रखना। तो मोनोजाइगोटिक ट्विन ऑफ पेशेंट विथ स्कीजो 47% प्रीवेलेंट रेट, सबसे ज़्यादा है ये 47%। वन ग्रैंड पेरेंट विथ स्कीजो, किसी के ग्रैंड पेरेंट में ग्रैंड मदर या ग्रैंड फादर कोई भी एक अगर स्कीजोफ्रेनिक है तो उसके ग्रैंड सन में 6% का प्रीवेलेंस होगा। ठीक है, अब ये एज ऑफ ऑनसेट का क्या है, कब ये शुरू हो सकता है, तो जनरली देखा जाता है कि ये मोर देन 45 ईयर की एज पे ये प्रेजेंट करेगा। ठीक है, मेल और फीमेल रेशियो इससे क्या हो सकता है, तो फीमेल में थोड़ा सा ज़्यादा हो सकता है, सॉरी फीमेल में नहीं, मेल में, ये मेल है ना, तो मेल इज टू फीमेल, मेल का होगा 1.1 और फीमेल का होगा 1। लेकिन फीमेल के बारे में एक चीज़ आपको याद रखना पड़ेगा, जो फीमेल है और जो लेट पेशेंट है, मतलब 45, 50, 55, 60 के जो पेशेंट है, जो जितना ज़्यादा एज के पेशेंट है फीमेल के केस में उनका प्रोग्नोसिस बेटर होता है, बहुत अच्छा प्रोग्नोसिस होता है उनका। ठीक है, फीमेल लेट पेशेंट बेटर प्रोग्नोसिस, और वैसे मेल इज टू फीमेल का जो रेशियो है 1.1:1, और एज ऑफ ऑनसेट मोर देन 45 ईयर।
ये होगा सबसे ज़्यादा किस में, तो लोअर सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस। ये तो हम लोग जानते हैं हमेशा से कि कोई भी डिजीज़ लोअर सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस में थोड़ा ज़्यादा होता है। ठीक है, नेक्स्ट बड़ा इंटरेस्टिंग बात है, मोर इन सिंगल्स दैन मैरिड। जो सिंगल्स हैं उनमें ज़्यादा होता है डिजीज़। तो इसका रीज़न क्या हो सकता है? इसका रीज़न ये हो सकता है कि अगर किसी को पार्टनर मिलता है तो उसको बुरे वक्त में संभाला जा सकता है, उसको बुरे वक्त में उसके साथ रह सकता है, उसको संभाल सकता है, उसको समझा सकता है, उसको खुद समझ सकता है ना। लेकिन जो सिंगल है वो किसके पास जाएंगे? वो तो खुद ही डिप्रेशन में, मतलब अगर खुद उनको डिप्रेशन है तो वो किसको समझाने जाएंगे, उनकी हेल्प कौन करेगा? तो ये सारे फैक्टर्स काम करते हैं, आप लोग को बेटर पता है। तो मोर इन सिंगल्स दैन मैरिड। देन है एस्थीनिक, मतलब जो थिन है, वीक है, थिन एंड वीक, उनमें ज़्यादा चांस होता है होने का। जो शॉर्ट एंड फैट है उनमें भी ज़्यादा चांस होता है होने का। ठीक है, नेक्स्ट अब हम लोग देखेंगे पैथोलॉजी। पैथोलॉजी में 4 चीज़ है। एक है न्यूरोट्रांसमीटर हाइपोथेसिस, 4 हाइपोथेसिस है, हाइपोथेसिस नहीं एक्चुअली, पैथोलॉजी का वो 4 फैक्टर कह लीजिए, जो 4 फैक्टर है। एक न्यूरोट्रांसमीटर हाइपोथेसिस फैक्टर है, दूसरा जेनेटिक फैक्टर है, तीसरा न्यूरोपैथोलॉजी फैक्टर है, एंड लास्ट है एनवायरमेंटल फैक्टर। तो एक एक करके डिस्कस करते हैं। फर्स्ट है न्यूरोट्रांसमीटर हाइपोथेसिस फैक्टर। उसमें क्या होता है कि स्किज़ोफ्रेनिया के पेशेंट में देखा गया है डोपामिन इंक्रीज होता है, इंक्रीज इन डोपामिन प्लस सेरोटोनिन, ये दोनों ही बढ़ा हुआ हो सकता है। या तो सिर्फ डोपामिन बढ़ा हो सकता है, मे बी दोनों बढ़ा हो सकता है, या फिर जो हमारा गाबा रिसेप्टर है, ग्लूटामेट है, एसिटाइल कोलिन है, नॉरएपिनेफ्रिन है, ये सब में कुछ डिसरप्शन हो सकता है। या तो बढ़ सकता है या घट सकता है। अब क्या होता है ये अभी क्लियर नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है जेनेटिक फैक्टर। जेनेटिक फैक्टर में अभी मैंने बताया थोड़ी देर पहले, मोनोजाइगोटिक में ज़्यादा होता है, डाइजाइगोटिक में कम होता है। मोनोजाइगोटिक मोर देन डाइजाइगोटिक। ठीक है, रिलेटिव और फैमिली मेंबर का क्या इसमें रिलेशन होता है? ठीक है, तो देखा गया है कि जो रिलेटिव्स है, फैमिली मेंबर्स है, अगर उनमें किसी में अगर स्किज़ोफ्रेनिया के कोई पेशेंट है, ठीक है, तो उस फैमिली में बाइपोलर डिसऑर्डर का भी रिस्क बढ़ जाता है। ठीक है, सॉरी ये थोड़ा मैंने उल्टा बोल दिया। देखिए, अगर किसी फैमिली मेंबर में बाइपोलर डिसऑर्डर है, प्रेजेंट है, ठीक है, तो बाइपोलर डिसऑर्डर वाले फैमिली में स्किज़ोफ्रेनिया का रिस्क बढ़ जाता है। ठीक है, जैसे किसी के मामा चाचा या फिर मामी चाची, भाभी, भाई बहन, कोई भी एनीवन बाइपोलर डिसऑर्डर है उनको, तो उनके फैमिली में स्किज़ोफ्रेनिया का इंसिडेंस बढ़ा हुआ होगा। ठीक है, एक डिजीज़ है जो मेडिसिन में आप लोग ने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो हम लोग आगे पढ़ेंगे, डिजीज़ जब मेडिसिन का सब्जेक्ट शुरू करेंगे तब। डिजॉर्ज सिंड्रोम, उसके साथ इंक्रीज इन 30% चांस होता है। ठीक है, डिजॉर्ज सिंड्रोम में क्या होता है थोड़ा सा आपको मैं बता देता हूँ यहाँ पे। डी जॉर्ज सिंड्रोम में 22q 11.2 इसका डिलीशन होता है। ये जो क्रोमोसोम है ना, इसका डिलीशन होता है, 22q 11.2 इसका डिलीशन होता है। ठीक है, एक और सिंड्रोम है वेलोकार्डियोफेशियल सिंड्रोम, तो उसको वेलोकार्डियो अगर नहीं समझ में आए तो पूछ लेना। फेशियल सिंड्रोम जगह नहीं है, क्या करूँ। वेलोकार्डियोफेशियल सिंड्रोम, ठीक है, तो इसके साथ 30% इंसिडेंस ज़्यादा रहता है। ठीक है, नेक्स्ट है कैंडिडेट जीन्स। एक जीन है हमारे बॉडी में जिसका नाम है कैंडिडेट जीन्स, जिसमें डिस्क 1 जो होता है उसका डिसरप्शन हो जाता है। ठीक है, स्किज़ोफ्रेनिया पेशेंट में आप देखोगे कि जो कैंडिडेट जीन्स है, मतलब हो सकता है सारे में नहीं, लेकिन मे बी ये रीज़न हो सकता है क्योंकि बहुत में देखा गया है। तो डिस्क 1 का डिसरप्शन हो जाता है और इनका जो इंसिडेंस रेट है वो 30% है।
30% मोर, ठीक है। अगर किसी पेशेंट में कैंडिडेट जीन का DISC1 डिसरप्शन है तो 30% मोर चांस है उनमें स्कीजोफ्रेनिया होने के, ठीक है। और एक और है COMT डिसरप्शन। COMT का फुल फॉर्म कैटेकॉल ओ मिथाइल ट्रांसफरेज। इसका भी डिसरप्शन होने से स्कीजोफ्रेनिया का जो इंसिडेंस रेट है वो बढ़ सकता है। नेक्स्ट है हमारा न्यूरोपैथोलॉजिकल फैक्टर्स, न्यूरोपैथ फैक्टर्स। इसमें ज़्यादा नहीं है, बस 2-3 पॉइंट है। पहला है इसमें सेरेब्रल वेंट्रिकल्स। सेरेब्रल वेंट्रिकल्स में क्या होता है कि जो ग्रे मैटर है वो श्रिंक कर जाता है, उसका साइज छोटा हो जाता है और वेंट्रिकल्स का साइज बड़ा हो जाता है। तो जब ग्रे मैटर का साइज श्रिंक कर जाएगा, कम हो जाएगा, तो उसका वॉल्यूम भी कम हो जाएगा एंड वेंट्रिकल्स का जो साइज होता है वो बढ़ जाता है। तो दैट इज सेरेब्रल वेंट्रिकल्स। दूसरा है लिम्बिक सिस्टम। लिम्बिक सिस्टम में क्या होता है? लिम्बिक सिस्टम में फंक्शनल एबनॉर्मैलिटी होता है हिप्पोकैम्पस का एंड एमिगडाला का। एमिगडाला एंड हिप्पोकैम्पस का फंक्शनल डिसऑर्डर, फंक्शनल एबनॉर्मैलिटीज पाया जाता है। और क्या होता है? एबनॉर्मैलिटीज हम लोग को पाया जाता है प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स में भी। ये इसका मतलब एबनॉर्मैलिटीज है, ठीक है, ये ब्लॉक नहीं है, एबनॉर्मैलिटीज है यहाँ पे। प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स का एबनॉर्मैलिटी, थैलेमस का एबनॉर्मैलिटी, बेसल गैंग्लिया का एबनॉर्मैलिटी, सेरिबेलम का एबनॉर्मैलिटी, ये सारे का ही एबनॉर्मैलिटी मिल सकता है हमें स्कीजोफ्रेनिक पेशेंट में। उसके बाद लास्ट हमारा इन्वायरमेंटल फैक्टर्स। इन्वायरमेंटल फैक्टर्स में फीमेल में ऑब्स्टेट्रिक कॉम्प्लिकेशन की वजह से हो सकता है, ठीक है, या फिर कोई पेशेंट जिसके साथ चाइल्डहुड ट्रॉमा, मतलब बचपन में उसके साथ कुछ बुरा व्यवहार किया गया है, एनीथिंग, चाइल्डहुड ट्रॉमा, किसी ट्रॉमा से गुजरा हो बचपन में, तो उसको हो सकता है। स्ट्रेसफुल लाइफ है किसी का, स्ट्रेसफुल लाइफ, अगर किसी का लाइफ बहुत स्ट्रेसफुल है तो उसमें स्किज़ोफ्रेनिया हो सकता है, होने का चांस ज़्यादा रहता है। कुछ और इंटरेस्टिंग चीज़ है, बर्थ इन विंटर देखा गया है, जिसका जन्म विंटर में होता है ज़्यादातर, मतलब हमेशा तो ये एप्लीकेबल नहीं होगा, लेकिन देखा गया है कि इंसिडेंस रेट के तौर पे, ठीक है, ठंडी में जिनका जन्म होता है विंटर में, उनको रिस्क ज़्यादा रहता है, क्योंकि जो हमारे साइकेट्रिस्ट थे, जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने पता लगाया, तो थोड़ा सा पता लगा, ज़्यादा तो इनके बारे में कुछ पता लगा नहीं, कंफर्मेशन भी नहीं है, लेकिन जो अभी पता लगा है वो ये है कि क्यों होता है। जो विंटर में इन्फ्लुएंजा वायरस का जो अटैक होता है वो थोड़ा बढ़ जाता है। प्री नेटल एक्सपोजर टू इन्फ्लुएंजा वायरस एंड malnutrition is the cause of schizophrenia in schizophrenia schizophrenic patient that birth in winter। नेक्स्ट है इंक्रीज पैटर्नल एज। किसी के फादर का एज अगर ज़्यादा है तो हो सकता है। इमिग्रेंट्स, कोई एक जगह से दूसरे जगह अगर जाता है तो चांस बढ़ सकता है। कैनाबिस अब्यूज़, कोई अगर कैनाबिस लेता है तो उसको हो सकता है। अर्बन बर्थ, ये एक और एक इंटरेस्टिंग चीज़ है, अर्बन बर्थ। अर्बन मतलब शहर, शहर में जो जन्म लेते हैं शहर में, तो उनको रिस्क ज़्यादा रहता है। देखिए इसका भी कोई ख़ास अभी पता तो चला नहीं है, लेकिन कहा जाता है कि जो शहर में होते हैं, शहर के लोग ज़्यादा डिप्रेशन में रहते हैं, ज़्यादा टेंशन में रहते हैं, ज़्यादा बिजी रहते हैं, लेकिन गांव का जो सोशल इन्वायरमेंट है वो बहुत अच्छा होता है, शहर का उतना अच्छा नहीं होता, तो मे बी एक ये रीज़न हो अर्बन बर्थ, ठीक है। नेक्स्ट हमारा अब हम लोग देखेंगे कि पॉजिटिव सिम्टम्स और नेगेटिव सिम्टम्स। क्लिनिकल फीचर के बेसिस पे हम लोग देखेंगे कि पॉजिटिव सिम्टम्स क्या आ सकते हैं और नेगेटिव सिम्टम्स क्या आ सकते हैं। पहले पॉजिटिव सिम्टम्स। पॉजिटिव सिम्टम्स में हमारा डिल्यूजन हो सकता है, ठीक है, डिल्यूजन, और उसमें भी डिल्यूजन में भी सबसे ज़्यादा मोस्ट कॉमन हो सकता है डिल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन। अब ये सारे चीज़ को मैं यहाँ एक्सप्लेन नहीं करूँगा, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, ये सब आपको पहले वाले वीडियो में देखना पड़ेगा, जो मैंने इससे पहले बेसिक्स ऑफ साइकेट्री पढ़ाया है, ठीक है। तो डिल्यूजन मिलेगा।
दूसरा हेल्यूसिनेशन मिल सकता है, हेल्यूसिनेशन में भी मोस्ट कॉमन ऑडिटरी मिलेगा एंड सेकंड मोस्ट कॉमन विजुअल मिलेगा, ठीक है। पॉजिटिव सिम्टम्स वाले पेशेंट में जो दवा का इफेक्ट होता है, जो रिस्पॉन्स होता है वो बहुत अच्छा होता है, गुड रिस्पॉन्स ऑफ ट्रीटमेंट, ठीक है। और इस पॉजिटिव सिम्टम्स में जो हेलुसिनेशन है, तो हेलुसिनेशन वाला जो पार्ट है उसका जो रिस्पॉन्स होता है वो पहले होता है। जैसे अगर किसी पेशेंट में डिल्यूजन भी है, हेलुसिनेशन भी है, ठीक है, तो जब हम उसको ट्रीटमेंट देंगे, उस पेशेंट को ट्रीट करेंगे, तो हेलुसिनेशन वाला पार्ट है वो पहले ठीक होना शुरू होगा, डिल्यूजन वाला बाद में, ठीक है। हेलुसिनेशन फर्स्ट टू गेट रिस्पॉन्ड। जैसे गुड प्रोग्नोसिस होता है। गुड प्रोग्नोसिस क्यों होता है? क्योंकि नहीं, गुड प्रोग्नोसिस, हाँ, गुड प्रोग्नोसिस क्यों होता है? क्योंकि ये सिम्टम्स पॉजिटिव है, नेगेटिव नहीं है। नेगेटिव सिम्टम्स वाले में प्रोग्नोसिस खराब होता है, तो यहाँ गुड प्रोग्नोसिस। और एक चीज़, ये पॉजिटिव सिम्टम्स में ज़्यादातर क्या होता है, तो डोपामीन का लेवल बढ़ा हुआ होता है, ठीक है। ये ऐसे, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा नेगेटिव सिम्टम्स। नेगेटिव सिम्टम्स में वही ए आपको याद रखना है, जिसको हम लोग बोलते हैं एंडरसन 7 AS। इससे पहले हम लोग क्या पढ़े थे? 4 AS पढ़े थे, अब यहाँ 7 AS, तो ये 7 A आप याद रखिए। अवोल्यूशन, पहला है अवोल्यूशन। अवोल्यूशन मीन्स लॉस ऑफ ड्राइव फॉर गोल डायरेक्टेड एक्टिविटीज, ठीक है। नेक्स्ट है एपैथी, लैक ऑफ कंसर्न। एनहीडोनिया, ये सब मैंने बेसिक साइकेट्री में पढ़ाया है। एनहीडोनिया, एनहीडोनिया मीन्स लैक ऑफ प्लेजर इन प्रीवियसली प्लेजरेबल एक्टिविटीज, पहले जिसमें मन लगता था अब उसमें मन नहीं लगता है। नेक्स्ट एसोशियलिटी, लैक ऑफ सोशल इंटरेक्शन। नेक्स्ट है अफेक्टिव फ्लैटनिंग, फिर आ गया अफेक्टिव फ्लैटनिंग। इमोशनल ब्लंटिंग, और वो भी बाहर वाला, एक्सटर्नल वाला। नेक्स्ट है एलोजिया, डिक्रीज्ड वर्बल कम्युनिकेशन। एलोजिया मीन्स डिक्रीज्ड वर्बल कम्युनिकेशन। नेक्स्ट है अटेंशन डेफिसिट, अब ये तो समझाने की जरूरत है नहीं, डिफिकल्टी इन पेइंग अटेंशन, ठीक है। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 7 ये हो गया। हाँ, तो इसमें क्या होता है, पॉजिटिव सिम्टम्स से हम लोग देखे थे कि डोपामीन का लेवल बढ़ जाता था, यहाँ पे डोपामीन का लेवल घट जाता है। और वो किस एरिया में घटता है? मीजो लिम्बिक ट्रैक्ट में। इससे पहले वाले पॉजिटिव सिम्टम्स वाले में भी सेम चीज़, डोपामीन का लेवल बढ़ गया था, और कहाँ बढ़ा था? मीजोलिम्बिक ट्रैक्ट में। मे बी मैंने वहाँ मीजोलिम्बिक ट्रैक्ट मेंशन नहीं किया है, यहाँ पे मैं कर रहा हूँ, आप वहाँ पे भी ऐड कर सकते हो अपने नोट्स में, ठीक है। डोपामीन का लेवल नेगेटिव सिम्टम्स में कम हो जाता है, डिक्रीज कर जाता है मीजोलिम्बिक ट्रैक्ट में, और पॉजिटिव सिम्टम्स में बढ़ जाता है मीजोलिम्बिक ट्रैक्ट में, ठीक है। डोपामीन का लेवल घटने से और क्या हो सकता है? स्किज़ोफ्रेनिया तो होता ही है, बाइपोलर डिसऑर्डर भी हो सकता है, डिप्रेशन भी हो सकता है, और क्या होता है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर भी हो सकता है, ठीक है। ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। डोपामीन का लेवल अगर कम होगा तो ये सारा कुछ में से कुछ भी हो सकता है। नेक्स्ट है सी, डिसऑर्गेनाइजेशन सिम्पटम्स। डिसऑर्गेनाइजेशन सिम्पटम्स में पहला डिसऑर्गेनाइज्ड बिहेवियर, डिसऑर्गेनाइज्ड बिहेवियर। डिसऑर्गेनाइज्ड बिहेवियर किसको कह सकते हैं? ऑड एंड सोशली इनएप्रोप्रिएट बिहेवियर, मतलब जो सोशली एप्रोप्रिएट नहीं है। जैसे सोशली एप्रोप्रिएट किसको बोलेंगे? जैसे कोई पेशेंट है, रास्ते में चल रहा है और अपना शर्ट खोल दिया, अपना पैंट खोल दिया, ये हो गया सोशली इनएप्रोप्रिएट बिहेवियर। किसी को गाली दे दिया, तो ये सब डिसऑर्गेनाइज्ड बिहेवियर। उसके बाद डिसऑर्गेनाइज्ड स्पीच प्लस थिंकिंग। स्पीच गाली देना, अभी बोले ना, डिसऑर्गेनाइज्ड स्पीच प्लस थिंकिंग, ये हम लोग पढ़े हैं फॉर्मल थॉट डिसऑर्डर में, आप पीछे जाके पढ़ लो, ठीक है। नेक्स्ट है डिसऑर्गेनाइज नहीं, इसका मतलब इनएप्रोप्रिएट अफेक्ट। अफेक्ट ये शायद चौथा या 5वां बार आया है, इनएप्रोप्रिएट अफेक्ट। नेक्स्ट है डी, मोटर सिम्टम्स। मोटर सिम्टम्स में क्या होगा? मोटर सिम्टम्स में एक हमारे
साइकेट्रिस्ट है कार्ल काल्बम, उन्होंने बड़ा लंबा चौड़ा एक चार्ट दिया है हमें मोटर सिम्टम्स के लिए, जो हम लोग इसमें पढ़ेंगे। वैसे है उनका बड़ा लंबा चौड़ा, लेकिन यहाँ पे इसी पेज में हम लोग उन सबको समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। पहला है स्टूपर। स्टूपर मतलब इमोबिलिटी, या फिर उसको बोल सकते हैं एक्टिविटी उसका कम हो जाना। हाइपो एक्टिविटी एंड मिनिमल रेस्पॉन्सिवनेस, दैट इज स्टूपर। आप अगर लिख रहे हो तो लिख सकते हो, मैं बोल दे रहा हूँ। अगर मैं लिखूंगा तो फिर वीडियो लंबा हो जाएगा और पेज भी ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। स्टूपर मीन्स हाइपो एक्टिविटी एंड मिनिमल रेस्पॉन्सिवनेस। नेक्स्ट है हमारा एक्साइटमेंट। एक्साइटमेंट सॉरी, हाँ, पहला है स्टूपर, नेक्स्ट एक्साइटमेंट। तीसरा है पोस्चरिंग। पोस्चरिंग में क्या हो सकता है, पोस्चर में डिफेक्ट क्या होगा, मेंटेनेंस ऑफ अ पोस्चर फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। जो ये पोस्चरिंग वाला प्रॉब्लम है उसमें पेशेंट क्या होगा, जैसे एक पैर के ऊपर दूसरा पैर रख के अगर बैठा हुआ है तो 5-5, 6-6 घंटे तक उसी पोस्चर में बैठा रह जाएगा, ठीक है। दैट इज पोस्चरिंग। यहाँ पे पोस्चरिंग डिफेक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ डिफेक्ट बोला जा रहा है, ठीक है, ये नॉर्मल नहीं। तो एक्साइटमेंट वाले सीन में मतलब गोल डायरेक्टेड नहीं रह जाता है, मतलब बिना मतलब के उसको एक्साइटमेंट आ रहा है, ठीक है। जहाँ एक्साइटमेंट नहीं आना चाहिए वहाँ आ रहा है। स्टूपर मैंने बता ही दिया, हाइपो एक्टिविटी एंड मिनिमल रिस्पॉन्सिवनेस। पोस्चरिंग मतलब एक ही पोस्चर को वो बहुत ज़्यादा लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक मेंटेन कर रहा है। नेक्स्ट है कैटालेप्सी, ठीक है, कैटालेप्सी। नेक्स्ट है उसके बाद वैक्सी फ्लेक्सिबिलिटी। वैक्सी फ्लेक्सिबिलिटी मीन्स ड्यूरिंग पैसिव मूवमेंट पेशेंट अपीयर्स एज फ्लेक्सिबल एज वैक्स कैंडल। जैसे एग्जाम्पल समझिए, आप किसी पेशेंट का हाथ उठाओगे, ठीक है, आपके सामने कोई पेशेंट खड़ा है, आप उसको बोलोगे कि ठीक है हाथ उठाइए, तो आप उसका हाथ लेके जब ऊपर लेके जा रहे हो तो पहले तो वो थोड़ा सा कड़ा रहेगा, लेकिन जैसे ही थोड़ा सा उसको आप ऊपर करोगे उसके बाद वो इतना लूज हो जाएगा एज लाइक एज वैक्स कैंडल। आप उसको फील कर सकते हो, मतलब ऐसे थ्योरी में तो समझाया नहीं जा सकता है। आप उस पेशेंट के हाथ को जब फील करोगे तो वो लगेगा कि इसमें जान ही नहीं है, ठीक है। वैक्स कैंडल कैसे होता है, एकदम पिघला हुआ टाइप, तो उस तरह का आपको फीलिंग होगा, समझ रहे हो। नेक्स्ट है वैक्सी फ्लेक्सिबिलिटी हो गया। नेक्स्ट है हमारा ऑटोमेटिक, एक्चुअली ऑटोनोमिक नहीं होगा, ऑटोमेटिक होगा, ऑटोमेटिक। ऑटोमेटिक ऑटोमेटिक ओबीडियंस। ऑटोमेटिक ओबीडियंस मतलब कुछ ज़्यादा ही आपकी आज्ञा का पालन करेगा। आप उसको पेशेंट को बोलोगे, पहले इसका आप लिख लीजिए, डेफिनेशन लिख लीजिए, एक्सट्रीम कोऑपरेटिवनेस डिस्पाइट अनप्लीजेंट कॉन्सिक्वेंसेस। जैसे पेशेंट आपके सामने बैठा हुआ है, ठीक है, और आपने उसको बोला कि टंग बाहर करो, तो एक बार टंग बाहर करेगा, उसके बाद वो आप कुछ भी उसको कहोगे तो वो टंग ही बाहर करेगा। नहीं नहीं नहीं, ये सॉरी, ऑटोनोमिक ओबीडियंस में ये नहीं होगा। हाँ, तो हम लोग कहाँ थे, ऑटोनोमिक ओबीडियंस। जो चीज़ अभी मैंने बताया वो नेगेटिज्म का पार्ट है। ऑटोनोमिक ओबीडियंस से आप एक बार पेशेंट को बोलोगे जीभ निकालो तो वो बार बार निकालेगा, ठीक है, एक बार निकाल लेगा, फिर उसके बाद निकालेगा, फिर उसके बाद निकालेगा। दैट इज ऑटोमेटिक ओबीडियंस, कुछ ज़्यादा ही आपके आज्ञा का पालन कर रहा है। नेक्स्ट है नेगेटिविज्म। नेगेटिविज्म पर्पसलेस रिफ्यूजल टू फॉलो द कमांड। जैसे आप उसको बोलोगे, नेगेटिविज्म में पेशेंट को बोलोगे कि अपना हाथ ऊपर उठाओ, ठीक है, तो वो उठाएगा ही नहीं, बोलेगा कि नहीं नहीं, मतलब बोलेगा ही नहीं, वो उठाएगा ही नहीं। दैट इज पर्पसलेस रिफ्यूजल टू फॉलो द कमांड। उसका कोई पर्पस नहीं है उसमें, उसको हाथ उठाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो फिर भी आपके कमांड को फॉलो नहीं करेगा।
दैट इज नेगेटिविज्म। नेक्स्ट है इकोलेलिया। इकोलेलिया मतलब रिपीटेशन ऑफ स्पीच, जो आप बोलोगे उसी चीज़ को वो बार बार रिपीट करेगा। नेक्स्ट है ग्रीमेशिंग। ग्रीमेशिंग मतलब मेंटेनेंस ऑफ ऑड फेशियल एक्सप्रेशन। मतलब अगर जैसे एग्जांपल आप मान लीजिए पेशेंट आपके सामने अपना जो आईब्रो है वो ऊपर चढ़ा लिया है, तो उसी एक्सप्रेशन को वो मेंटेन करेगा। क्या मेंटेनेंस ऑफ ऑड फेशियल एक्सप्रेशन, कुछ बुरा एक्सप्रेशन, कोई अजीब एक्सप्रेशन होगा उसको वो मेंटेन करेगा बहुत टाइम तक। ठीक है। नेक्स्ट है गैगन हैल्टन। गैगन हैल्टन मीन्स रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय पेशेंट इक्वल एंड अपोजिट टू फोर्स अप्लाइड। मतलब आप किसी पेशेंट का हाथ उठाओगे, उठाना चाहोगे तो आप उठा नहीं पाओगे, क्योंकि आप जितना फोर्स लगाओगे उतना ही फोर्स पेशेंट भी लगाएगा, उसको अपोज करेगा, वो हाथ नहीं उठाने देगा। ठीक है, दैट इज गैगन हैल्टन। रेसिस्टेंस ऑफर्ड बाय पेशेंट इक्वल एंड अपोजिट टू फोर्स अप्लाइड, दैट इज गैगन हैल्टन। ठीक है। नेक्स्ट है एम्बिटेंडेंसी। एम्बिटेंडेंसी में क्या होगा? इनएबिलिटी टू डिसाइड मोटर मूवमेंट। ये तो इजी है, ये पहले भी हम लोग एम्बीवैलेंस का बात कर चुके हैं। नेक्स्ट है स्टीरियोटाइपी। स्टीरियोटाइपी मतलब क्या बोल सकते हैं? स्पॉन्टेनियस रिपीटेशन ऑफ ऑड पर्पसलेस मूवमेंट। मतलब कोई स्टीरियोटाइप, आप लोग बहुत बार वर्ड भी सुने होंगे, किसी को बोलते हैं अरे ये तो स्टीरियोटाइप पर्सन है। स्टीरियोटाइप मतलब कोई ऑड मूवमेंट, कोई पर्पसलेस मूवमेंट जिसका कोई ज़रूरत नहीं है और थोड़ा अजीब है, उस मूवमेंट के वो बार बार रिपीट करेगा और लगातार करेगा। ठीक है, दैट इज स्टीरियोटाइपी, स्पॉन्टेनियस रिपीटेशन ऑफ ऑड पर्पसलेस मूवमेंट। नेक्स्ट एंड लास्ट है हमारा मैनरिज्म्स। मैनरिज्म्स में क्या होगा? स्पॉन्टेनियस रिपीटेशन ऑफ सेमी पर्पसफुल मूवमेंट डन इन एन एक्स एग्रीगेटेड मैनर। मतलब ये स्टीरियोटाइपी से थोड़ा सा अलग है। ठीक है, जो चीज़ें ज़रूरी तो नहीं है लेकिन उसको 50-50 आप कह सकते हैं कि हाँ ये 50% यूज़फुल है, 50% यूज़फुल नहीं है, तो उस एक्शन को, उस मूवमेंट को वो बार बार रिपीट करेगा। ठीक है, जैसे आप पेशेंट को बोलोगे कि चलो अपना टंग बाहर निकालो, तो वो एक बार टंग बाहर निकाल देगा। अब उसके बाद आप उसको कुछ भी बोलोगे तो वो टंग ही बाहर निकालेगा। दैट इज मैनरिज्म। जो मैंने आपको ऑटोमेटिक ओबीडियंस में बताया था उस टाइम में वो गलत था, एक्चुअली वो मैनरिज्म में होगा। ठीक है, आपने पहली बार जब बोला वो तो ठीक था, वो उसने निकाला, वो आपकी बात मानी, लेकिन अब नेक्स्ट टाइम से आप उसको कुछ भी बोलोगे तो वो वही करेगा, टंग ही बाहर निकालेगा। Spontaneous repetition of semi-purposeful movement done in an X-aggregated manner. नेक्स्ट एक और है perseveration, induced movement repeated beyond point of relevance. ये perseveration मैंने बताया पिछले में, तो आप वहाँ से पढ़ लेना। मैं अभी यहाँ पे आपको डिफाइन कर देता हूँ। induced movement repeated beyond point of relevance। ठीक है, ये जो perseveration वाला फैक्टर है वो हम लोग को ऑर्गेनिक ब्रेन डिसऑर्डर में ज़्यादा मिलता है। OBD मीन्स ऑर्गेनिक ब्रेन डिसऑर्डर। ठीक है, परसिवरेशन भी दो टाइप का हो सकता है, एक होता है लोगोक्लोनिया और एक होता है पैलिलेलिया। लोगोक्लोनिया में क्या होता है? लास्ट सिलेबल ऑफ लास्ट वर्ड इज रिपीटेड। जैसे एग्जांपल आप समझिए, पेशेंट बोलेगा टुडे इज ट्यूसडे, समझ रहे हो? जो ट्यूसडे का लास्ट डे आ रहा है वो उसको रिपीट करके चला जाएगा, दैट इज लोगोक्लोनिया। फिर लिख लीजिए अच्छे से, लोगोक्लोनिया, लास्ट सिलेबल ऑफ लास्ट वर्ड इज रिपीटेड बाय द पेशेंट। एग्जांपल टुडे इज ट्यूसडे। नेक्स्ट है पैलिलेलिया, पेशेंट रिपीट्स परसिवरेटेड वर्ड विथ इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी। इसका मतलब आप अगर मान लो पेशेंट से पूछ रहे हो कि आज कौन सा दिन है, ठीक है, तो वो बोलेगा, पहले बोलेगा मंडे, फिर बोलेगा थोड़ा उससे लाउड आवाज मंडे, फिर बोलेगा मंडे मंडे। अपने फ्रीक्वेंसी को वो बढ़ाते चला जाएगा और लाउड भी करते चला जाएगा। ठीक है, पहले धीरे बोलेगा, फिर उसके बाद
और तेज बोलेगा और तेज बोलेगा और तेज बोलते 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 मन 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 ऐसे ऐसे बोलते चला जाएगा, ठीक है। दैट इज पहली ले लिया। नेक्स्ट है हमारा ई, सुइसाइड एंड वायलेंस। सुइसाइड का जो अटेम्प्ट है वो 20%, लगभग 20% का अटेम्प्ट रेट है, अटेम्प्ट किया जाता है, जिसमें 10% सक्सेसफुल सुसाइड कर लेते हैं लोग। ये हमारा DSM-5 का डेटा है। DSM-5 का ये हमारा डेटा है कि 20% DSM-5 20% लोग अटेम्प्ट करते हैं और 10% सक्सेसफुल रेट। अब इसका रिस्क फैक्टर क्या हो सकता है, सुसाइड एंड वायलेंस का रिस्क फैक्टर क्या हो सकता है, ठीक है। मेजर डिप्रेसिव एपिसोड, ये सब तो कॉमन है, आपको पता ही है, समझाने की ज़रूरत नहीं है। मेजर डिप्रेसिव एपिसोड, किसी में अगर डिप्रेशन है और वो बार बार आ रहा है, डिप्रेसिव एपिसोड बार बार आ रहे हैं, तो वो सुसाइड कर सकता है, सुसाइड अटेम्प्ट भी कर सकता है। इंक्रीज डिल्यूजन ऑफ परसिवरेशन, ठीक है, अगर किसी में डिल्यूजन ऑफ परसिवरेशन बढ़ गया है, ज़्यादा है, सीवियर है, तो उसमें भी चांसेस होते हैं। उसके बाद है अर्ली इन कोर्स ऑफ इलनेस। इसका मतलब होगा कि जैसे पर्सन को स्किज़ोफ्रेनिया हुआ, ठीक है, स्किज़ोफ्रेनिया, बाइपोलर डिसऑर्डर या फिर मेंटल कोई भी प्रॉब्लम हुआ, उसके बाद वो ठीक हो रहा है, तो उसके बाद भी वो कर सकता है, ठीक है। पोस्ट स्किज़ोफ्रेनिक डिप्रेशन उसको कहते हैं, उसमें भी लोग सुसाइड करते हैं, ठीक है। इसको मैं अगर आपको ऐसे डिफाइन करके बोलना चाहूँ तो अर्ली इन कोर्स ऑफ इलनेस, इमीडिएटली आफ्टर एडमिशन और डिस्चार्ज, स्पेशली विथ पोस्ट स्किज़ोफ्रेनिक डिप्रेशन, प्रेजेंस ऑफ एंजाइटी सिम्टम्स, सब्सटेंस अब्यूज, फैमिली हिस्ट्री ऑफ सुसाइड, किसी के फैमिली में अगर सुसाइड का हिस्ट्री है तो उसकी वजह से भी थोड़ा सा इंसिडेंस रेट बढ़ जाता है। कोई अगर किसी सब्सटेंस का जैसे कैनाबिस, हेरोइन, ये सब का अगर अब्यूज़ करता है तो उसमें भी सुसाइड रेट थोड़ा सा बढ़ जाता है। किसी में अगर एंजाइटी सिम्टम्स है और वो बहुत ज़्यादा है, बहुत लंबे टाइम तक है, तो उसमें भी बढ़ जाता है, ठीक है। या फिर कोई पोस्ट स्किज़ोफ्रेनिक डिप्रेशन के पेशेंट है, उसमें भी बढ़ जाता है। दैट इज़ अर्ली इन कोर्स ऑफ इलनेस। यंग मेल में ये चीज़ ज़्यादा होती है, फीमेल में थोड़ा सा कम होता है। कोमॉर्बिड सब्सटेंस अब्यूज़, जैसे अभी मैंने बताया कैनाबिस, हेरोइन, ड्रग्स वगैरह का जो इस्तेमाल करते हैं, उसके साथ उनको अगर और भी प्रॉब्लम है, डिप्रेशन है या फिर कोई इलनेस है और उसके साथ वो ड्रग्स भी ले रहे हैं, कोई सब्सटेंस आप यूज़ कर रहे हैं, तो उसके साथ भी सुसाइड का इंसिडेंस थोड़ा बढ़ जाता है। और कोई अनएम्प्लॉयड है तो उसमें भी बढ़ता है। अब हम डायग्नोसिस कैसे करेंगे, अकॉर्डिंग टू DSM-5 के द्वारा हम कैसे कर सकते हैं, ठीक है। ये जितने भी मैंने चीज़ बताए हैं वो डिल्यूजन में हो सकता है, हेलुसिनेशन में हो सकता है, डिसऑर्गेनाइज्ड स्पीच और फॉर्मल थॉट डिसऑर्डर में भी हो सकता है, ठीक है, FTD, फॉर्मल थॉट डिसऑर्डर, ठीक है। कैटाटोनिक बिहेवियर भी हो सकता है, डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर, कैटाटोनिक बिहेवियर, और नेगेटिव सिम्टम्स प्रेजेंट होगा। देखिए, पॉजिटिव सिम्टम्स उतना डिफाइन नहीं करता डिजीज़ को जितना नेगेटिव सिम्टम्स करता है, ठीक है। पॉजिटिव सिम्टम्स लेस सीवियर होते हैं, प्रोग्नोसिस अच्छा होता है, लेकिन नेगेटिव सिम्टम्स डिफाइन करते हैं, डायग्नोसिस में हेल्प भी करते हैं हमें, ठीक है। नेगेटिव सिम्टम्स की बात अगर की जाए तो नेगेटिव सिम्टम्स नहीं, सॉरी, ये जो 1 है, 2 है, 3 है, 4 है और 5, ये 5 है ना, तो DSM-5 कहता है कि इन 5 में से अगर कोई 2 सिम्टम्स, कोई भी 2 आउट ऑफ 5 अगर प्रेजेंट है और इस 2 में भी कोई एक, मतलब इस 5 में कोई 2, उसके बाद इस 2 में भी कोई एक, सॉरी इस 2 में नहीं, स्टार्टिंग समझते हैं फिर से, थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया। ये जो 5 सिम्टम्स है, इस 5 में कोई भी 2 होने चाहिए, ठीक है, तो फिर हम डायग्नोसिस बना सकते हैं।
इसका स्किज़ोफ्रेनिया या फिर डेल्यूजन या हेलुसिनेशन इसका, ठीक है। लेकिन अगर ये फर्स्ट है और ये सेकंड है, इस फर्स्ट और सेकंड में और थर्ड, इन तीनों में अगर कोई एक है, ठीक है, एक महीने के लिए, इन तीनों में कोई एक महीने के लिए, तो भी हम लोग डायग्नोसिस बना सकते हैं स्किज़ोफ्रेनिया का। और कितने दिन तक होना चाहिए, ये ड्यूरेशन 6 महीने पुराना होना चाहिए। ऐसा नहीं कि वही 2 महीने में ही आया और बोला कि आप उसको डायग्नोस करके बता दोगे कि ये स्किज़ोफ्रेनिया, नहीं, ड्यूरेशन 6 महीने पुराना होना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि आप इलाज नहीं करोगे, कहने का मतलब ये है कि डायग्नोसिस आप तभी बनाओगे जब ड्यूरेशन ऑफ इलनेस 6 मंथ हो। जैसे वो बीमार जब पड़ना शुरू हुआ, आप रिलेटिव से पूछोगे, मदर फादर से पूछोगे कि इसकी तबीयत कब खराब हुई थी, जैसे अभी जुलाई चल रहा है तो वो बोलेंगे कि पिछले साल दिसंबर में इसका तबीयत खराब होना शुरू हुआ था, थोड़े थोड़े चेंजेस नोटिस कर रहे थे हम लोग इसमें पिछले साल दिसंबर से ही। तो वो एग्जैक्ट टाइम होगा, वहाँ से हम लोग काउंट करेंगे, ठीक है। तो वही होगा ड्यूरेशन ऑफ इलनेस की सिम्टम्स, जो थोड़ा भी चेंजेस है वो शुरू कब हुआ, और जो मेजर सिम्टम्स है 1 2 3 में से कोई भी एक महीने पुराना हो। ये 1 2 3 वाला 6 महीने की ज़रूरत नहीं है, ये फिर 1 महीने ही पुराना हो, 1 महीने, कोई एक सिम्टम्स 1 महीने से आ रहे हैं तो डायग्नोसिस बनेगा स्किज़ोफ्रेनिया का, ठीक है। और 2 आउट ऑफ 5 कोई 2 है, अगर 5 में से कोई 2 है तो फिर तो भी बन सकता है स्किज़ोफ्रेनिया का डायग्नोसिस। तो आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग कल पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया और फिर उसके बारे में थोड़ा सा आगे चर्चा करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, बाय बाय, टाटा।